Hello everyone, I am Sukanya Sharma and I welcome you all to the SSC Elite Classes। आज हम सीरीज कंटिन्यू करेंगे अपने पॉलिटी के क्वेश्चंस की। जैसे कि हमने फंडामेंटल राइट्स और मौलिक अधिकार का पार्ट कंप्लीट कर लिया था, तो आज थोड़े से हम उसके क्वेश्चंस करेंगे और इसके नेक्स्ट वाला जो लेक्चर रहेगा उसमें भी हम मौलिक अधिकारों को ही कवर करेंगे, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है और काफी ज्यादा क्वेश्चन इससे आते भी हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपनी सीरीज। पहला क्वेश्चन है आपका, which of the following writs provides a remedy for a person who has been unlawfully held in prison? जिसको गैर कानूनी तरीके से जेल में डाल दिया है, ठीक है, उसको उस व्यक्ति को कौन सी रिट लागू होगी? तो कितने टाइप्स की रिट्स पढ़ी थी हमने? 5 टाइप की हमने रिट्स पढ़ी थी। ठीक है, और कौन से आर्टिकल से मिलती है हमें? ये अनुच्छेद 32 से मिलती हैं। और इसे क्या कहते हैं हम? कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज या संवैधानिक उपचार। ठीक है, तो 5 तरह की रिट्स थी, उसमें से पहली रिट ही हमारी ये कौन सी थी कि अगर हमें किसी ने इलीगली जेल में डाल दिया है या कहीं इलीगली कहीं पे बंद करके रख दिया है, तो हमारे बिहाफ पे हमारी फैमिली या कोई भी जो आदमी मुझे जानता है वो ये रिट फाइल कर सकता है सुप्रीम कोर्ट में कि वो मेरी बॉडी जो डिटेन्ड है गैर कानूनी तरीके से, कानूनी तरीके से नहीं, अनलॉफुली की बात की है ना, गैर कानूनी तरीके से, तो कौन सी रिट जारी की जाएगी? तो वो है हैबियस कॉर्पस। सर्चररी कौन सी थी? ये थी जहां पे उच्च न्यायालय, हायर अथॉरिटी ऑफ कोर्ट क्या करता है, बोलता है कि ये आप किस कोर्ट के अंदर, वो जुरिस्डिक्शन उसकी नहीं आती है। मान लो महाराष्ट्र का हाई कोर्ट ने जो है गुजरात हाई कोर्ट वाला केस हैंडल कर लिया है, तो सुप्रीम कोर्ट क्या बोलेगा कि ये आपके अंदर नहीं है इसकी जुरिस्डिक्शन, ये आप वापस दे दीजिए गुजरात हाई कोर्ट को, है ना। मैंडेमस क्या होता है? आदेश देना। मैंडेमस और सर्चरी में क्या डिफरेंस था कि ये सिर्फ मना करता है कि ये चीज आपको नहीं करनी है, और सर्चरी क्या बोलती है कि ये चीज आपको नहीं करनी है और ये चीज किसे करनी है वो भी बताता है। ये डिफरेंस है। प्रोहिबिशन में भी यही है कि आपके अंडर जो चीजें नहीं आती हैं वो आप निषेध करोगे उन सब चीजों से। ठीक है, जो हायर अथॉरिटी ही अपने लोअर अथॉरिटी को निषेध कर सकती है। ऐसा नहीं है कि कोई लोअर कोर्ट है वो हाई कोर्ट को बोल रहा है कि नहीं हाई कोर्ट ये आपका काम नहीं है, सिर्फ हाई कोर्ट ही लोअर कोर्ट को ये बात बोल सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू फंडामेंटल राइट्स? कौन सा है इसमें से जो हमारा मौलिक अधिकार नहीं है? राइट टू फॉर्म एसोसिएशन, ये तो हमने पढ़ा था ना, आर्टिकल 19 के भाग ए में था, राइट टू फॉर्म एसोसिएशन। इसमें कितने आते हैं? 5 आते हैं ना, इसके भाग ए में 5 हमारे राइट्स आते हैं। और उसको याद रखने का क्या तरीका था? सामरो, सामरो। ठीक है, एस से क्या था? फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, बोलने का अधिकार है हमें। ए से क्या था? ए से देखो, 2 से कंफ्यूज नहीं हो रहा है, एक से है एसोसिएशन और एक से है असेंबली। तो डिक्शनरी में जैसे ये वर्ड होता है, जैसे जो वर्ड पहले आएगा, ई वाला वर्ड पहले आएगा, तो आप यहाँ पे राइट टू फॉर्म असेंबली की आप जो है एसोसिएशन बना सकते हैं, असेंबली बना सकते हैं। उसके बाद आएगा आपका यहाँ पे संघ भी बना सकते हो, लेकिन वो गैर कानूनी नहीं होना चाहिए, जैसे खालिस्तान, जिससे देश को कोई इनसिक्योरिटी या सिक्योरिटी पे कोई क्वेश्चन नहीं उठना चाहिए, वैसा आप एसोसिएशन नहीं बना सकते हो। चौथा कौन सा था कि आप कहीं पे भी रह सकते हो, भारत के अंदर आप कहीं पे भी रह सकते हो। ठीक है, तो इसकी कुछ लिमिटेशंस थी, कुछ एरियाज में आपको परमिट लेके जाना पड़ता है, कुछ एरियाज ऐसे हैं जहाँ पे नहीं भी आप जा सकते हो, लिमिटेशंस सबकी है। और ओ से क्या था? कोई भी आप पेशा अपना सकते हो, कोई भी ऑक्यूपेशन जो है आप पेशा या व्यवसाय आप कर सकते हो। ठीक है, तो एसोसिएशन वाला तो हमारा मौलिक अधिकार है। राइट टू एजुकेशन, ये कौन से अनुच्छेद में आता है? ये ऐड किया था अनुच्छेद 21A में। ठीक है, इसका एक्ट भी बना था बाद में। वो कौन सा एक्ट था? अनुच्छेद जो ऐड किया था ये 2002 में ऐड किया था, लेकिन इसके लिए अलग से जो एक्ट आया था, अधिनियम आया था, वो आया था आपका 2009 में। ठीक है, ये देखो पीछे पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में, ये वही क्वेश्चन है। और राइट टू लाइफ भी हमारा आर्टिकल 21 में आता है, ये भी हम पढ़ चुके हैं। राइट टू प्रॉपर्टी क्या है? संपत्ति का अधिकार हमारा पहले मौलिक अधिकार था, लेकिन आज के टाइम पे ये हमारा मौलिक अधिकार नहीं है, इसको हमारे मौलिक अधिकार से हटा दिया गया है। कौन सी अमेंडमेंट से? 44
कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से 1978 में। और इसको कहाँ डाल दिया हटा के, इसको डाल दिया है आर्टिकल 300 ए में, या अनुच्छेद 300 ए में। ये हमारा कानूनी अधिकार है, ठीक है। अगला क्वेश्चन करते हैं। राइट फॉर्मिंग एन एसोसिएशन इन इंडिया इज, अभी ही हमने ये पढ़ा कि आर्टिकल 19 में 19 के ए का भाग तीसरा था कि हमारा ये मौलिक अधिकार है, ठीक है। तो कानूनी नहीं है, नेचुरल नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है, मौलिक अधिकार का हिस्सा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन, बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार, ठीक है, या उसको राइट टू एजुकेशन आरटीई भी बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में, अधिनियम जो 6 से 14 साल के वर्षों के बच्चों की बात करता है। तो 6 से 14 साल के बच्चों के लिए फ्री और कंपल्सरी एजुकेशन है, ठीक है, निःशुल्क एजुकेशन है, शिक्षा का मौलिक अधिकार है। तो ये अधिकार कौन से अनुच्छेद में ऐड किया गया था? ऐड किया था अनुच्छेद नंबर 21 में, और जब ऐड कर दिया था तो उसमें लिखा था हमने अनुच्छेद 21A। कौन से साल में ऐड किया था? 2002 में ये हमने अमेंडमेंट लाया, ठीक है। लेकिन अमेंडमेंट के बाद इसके लिए अलग से एक अधिनियम भी लाया गया, एक्ट भी लाया गया, जिसको बोलते हैं राइट टू एजुकेशन एक्ट, या अगर शॉर्ट फॉर्म में बोलूं तो आरटीई, राइट टू एजुकेशन एक्ट। ये एक्ट बनाया गया इन्होंने 2009 में। तो हमारा क्या आंसर होगा? 2009, ठीक है। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, ये क्या है हमारा? ये हमारा फंडामेंटल राइट है, या हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, या हमारा कानूनी अधिकार है? कौन सा अधिकार है? राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन भी हमारा मौलिक अधिकार है। ये हम पढ़ चुके हैं कि हमारे अगेंस्ट शोषण, हमारा शोषण नहीं हो सकता। ये कौन सा अधिकार में दिया हुआ है? कौन सा अनुच्छेद में दिया है? आर्टिकल 23 और 24 में। आर्टिकल 23 और 24 में राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन की बात की। 23 में क्या बात की है कि कहीं जो है हमारा, मेरे किसी भी जेंडर को लेके मेरा एक्सप्लॉइटेशन नहीं होना चाहिए, या मेरे प्लेस ऑफ बर्थ को लेके नहीं होना चाहिए, किसी भी तरह से मेरा आप एक्सप्लॉइटेशन नहीं कर सकते हो। 24 में क्या बात की है कि जो छोटे बच्चे होते हैं, 14 और 14 साल से कम की उम्र के बच्चे जो हैं, किसी हजार्डियस जगह पे, कोई ऐसी जगह जहाँ पे उनको नुकसान हो सकता है, जैसे कि हमने एग्जाम्पल सुना था बैंगल इंडस्ट्री का, या हो सकता है कि ये जहाँ पे नशीली या जहरीली गैसेस, कोई ऐसी फैक्ट्रीज भी होती है ना, ऐसी गैसेस निकलती हैं, तो बच्चों को आप वहां पे काम नहीं करवा सकते, या अगर काम करवाना ही है तो इसकी एक्सेप्शन ऐड कर गई थी कि एंटरटेनमेंट वाली ऐसी चीजों में बच्चे पार्ट ले सकते हैं। जैसे कुछ बच्चे आपने देखा है एक्टर्स बन जाते हैं, छोटे से ही एक्टिंग में आ जाते हैं, तो ये एंटरटेनमेंट पर्पस के थ्रू है, लेकिन वो ये काम करेंगे अपने स्कूल के आवर्स के बाद, स्कूल के टाइमिंग के बाद ही वो ऐसे कामों में जा सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें कि राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन नहीं होगा बच्चों का, ये भी हमारा एक मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। When was the right to property removed from the list of fundamental rights? अभी किया हमने ये क्वेश्चन। पिछले क्वेश्चन में मैंने आपको बताया कि पहले टोटल हमारे कितने मौलिक अधिकार थे? भाग 3 में हमारे 7 मौलिक अधिकार थे, ठीक है। 7 में से एक माइनस हो गया, कौन सा? राइट टू प्रॉपर्टी, संपत्ति का मौलिक अधिकार वापस हो गया, और इसको कहाँ डाल दिया फिर? माइनस करके। अब तो हमारे पास 6 हैं टोटल मौलिक अधिकार, और जो ये हटा दिया गया इसको अब हमारा कानूनी या लीगल राइट बना दिया। तो कौन से साल में बनाया था? 1978 में बनाया था। और कौन से संशोधन से बनाया था? 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978 इसका सही आंसर है। फिर पूछा गया है which of the following is given the power to enforce फंडामेंटल राइट्स, कि हमारे फंडामेंटल राइट्स को कौन एनफोर्स करेगा? सारे कोर्ट्स, पार्लियामेंट, प्रेसिडेंट, या सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट? तो अगर हमें कोई हमारा मौलिक अधिकार छीना जाता है तो हम कहाँ जा सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट। इसका सही आंसर क्या होगा? सुप्रीम, ठीक है।
सिंपल सिंपल से क्वेश्चंस है, ज्यादा कोई मुश्किल तो ये है नहीं, पर आपका रिवीजन हो जाएगा टॉपिक का। अब फंडामेंटल राइट्स की अगर हम बात करें तो मौलिक अधिकार सस्पेंड हो सकते हैं। ये चीज हमने की थी ना लेक्चर में कि हाँ, नेशनल इमरजेंसी के टाइम पे हमारे मौलिक अधिकार जा सकते हैं। कितने टाइम की कितने टाइप की होती है नेशनल इमरजेंसी? 3 टाइप्स की होती है, ठीक है। नेशनल इमरजेंसी के टाइम पे जा सकते हैं, और जिस जगह पे मिलिट्री रूल लगा हो उस जगह पे, या मार्शल लॉ जो कि अनुच्छेद 34 में बात हुई है उस टाइम पे उस जगह पे जा सकते हैं। और अगर मैं कोई ऐसी सर्विस ज्वाइन करती हूँ जो मिलिट्री सर्विस है, जिसमें हमारी आर्म्ड फोर्सेस आती हैं, पैरामिलिट्री सर्विस जैसे पुलिस होगी, सीआरपीएफ होगी, बीएसएफ, असम राइफल्स, ऐसे कोई मेरी, चाहे मैं पुलिस में बार्बर हूँ, चाहे मैं कुक हूँ, तो उन लोगों के भी फंडामेंटल राइट सस्पेंड हो सकते हैं। तो ये बात तो गलत होगी कि कैन नॉट बी सस्पेंडेड। सस्पेंड तो हो सकते हैं। कैन बी सस्पेंडेड बाय ऑर्डर ऑफ प्राइम मिनिस्टर? नहीं, प्राइम मिनिस्टर को ये पावर नहीं मिली है। कैन बी सस्पेंडेड ऑन विल ऑफ प्रेसिडेंट? नहीं, ऐसा तो नहीं है कि आज मेरा मन किया, प्रेसिडेंट का मन किया तो सब नहीं होगा। कैन बी सस्पेंडेड ड्यूरिंग इमरजेंसी, ये चीज हमने पढ़ ली, तो इसका क्या होगा आंसर? यस, फंडामेंटल राइट्स को आपातकाल के दौरान जो है निलंबित किया जा सकता है, ठीक है। इन विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ इज प्रोवाइडेड? संविधान के किस अनुच्छेद में कानून का समान संरक्षण प्रदान किया गया है? 2 चीजें पढ़ी थी हमने आर्टिकल 14 में। कौन सी थी वो 2 चीजें? एक थी आर्टिकल 14 में हमने क्या पढ़ा था? 2 चीजों की। आर्टिकल 14 बात करता है राइट टू इक्वालिटी, 14 से 18, है ना। तो इसमें क्या था? इक्वालिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। तो दोनों में क्या फर्क है? इक्वालिटी बिफोर लॉ जो था ये हमने ब्रिटेन से लिया था, और ये एक नेगेटिव कंसेप्ट था कि कानून के सामने सभी बराबर है, चाहे वो अमीर है गरीब है, हम कुछ नहीं देखेंगे, है ना। और ये क्या था कि कुछ लोग जो बराबर नहीं थे या जिनके साथ ज्यादा शोषण हुआ है वो लोग पिछड़े रह गए, तो उन लोगों के लिए अगर हम कुछ डिस्क्रिमिनेशन करते भी हैं तो उसको भी गलत नहीं माना जाएगा। जैसे कि कोई स्कूल है, यहाँ पे सिर्फ सीढ़ियां हैं और यहाँ पे किसी भी तरह का बच्चा है, वो जो है सबके लिए सीढ़ियां ही बनी है। ये क्या है? इक्वालिटी बिफोर लॉ, सबके लिए एक ही चीज है अवेलेबल, ठीक है। अब यहाँ पे कोई व्हील चेयर वाला बच्चा आ जाए तो वो क्या करेगा? वो कैसे जाएगा? सीढ़ियों से। तो उसी स्कूल में अगर व्हील चेयर के लिए अलग से रैंप बना दिया जाए तो वो बच्चा जा सकता है। तो ये इसके लिए स्पेशल बना है ना। तो इसके लिए अगर हम उसको थोड़ा सा अपलिफ्ट करने के लिए उसको कुछ चीजें प्रोवाइड कर रहे हैं और दूसरों को वो चीजें प्रोवाइड नहीं है, तो इसको क्या बोलेंगे? इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। कि जो लोग, जिन लोगों को अगर कुछ जरूरत है वो बराबर लाने के लिए, तो उनको वो चीज दी जा रही है, तो वो उसको क्या बोलेंगे? इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। कि हम उनको अपलिफ्टमेंट, थोड़ा सा डिस्क्रिमिनेशन हम कर सकते हैं, ठीक है। कानून का समान संरक्षण, ये किसने बात की थी? अनुच्छेद 14 में। अच्छा, अनुच्छेद 12 में क्या बात की थी? 12 से 35 तक आपके मौलिक अधिकार आते हैं, फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार आते हैं, ठीक है। तो 12 में क्या था कि राज्य अगर आपके साथ ऐसा नहीं कर सकता, राज्य आपके साथ डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता, राज्य आपके साथ शोषण नहीं कर सकता, ये सारी चीजें, तो राज्य क्या है, ये राज्य में क्या क्या चीजें आती है, ये बताई थी अनुच्छेद 12 में। 13 में क्या बताया था कि लॉज, कानून। कौन से कानून? जो मौलिक अधिकारों के साथ अगर कोई उसका उल्लंघन कर रहे हैं जो कानून, तो उन कानूनों को हम नहीं मानेंगे। ये बात लिखी थी अनुच्छेद 13 में। 14 वाला हमने कर लिया कि उसमें इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ और इक्वालिटी बिफोर लॉ की बात हुई है, राइट टू इक्वालिटी की बात की है। 15 में क्या किया है कि आप डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते, आप भेदभाव, डिस्क्रिमिनेशन क्या होता है? भेदभाव नहीं कर सकते हो। कितने ग्राउंड्स पे? ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि वो कौन कौन से ग्राउंड्स हैं जो आर्टिकल 15 में, अनुच्छेद 15 में दिए हुए हैं।
तो वो कौन कौन से हैं? किसी के रेस, किसी के धर्म के आधार पे नहीं कर सकते हो, किसी कास्ट के आधार पे नहीं कर सकते हो, किसी जेंडर या सेक्स के आधार पे नहीं कर सकते हो, और किसी के जिस जगह पे उसका जन्म हुआ है, प्लेस ऑफ बर्थ के आधार पे आप नहीं कर सकते हो। तो ये वो 5 ग्राउंड्स है, और 16 में क्या थे? 7 ग्राउंड्स थे। तो वो 2 ग्राउंड और कौन से ऐड हो गए थे, ये आप मुझे बताओगे, हम पढ़ चुके। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं। राइट टू इक्वालिटी, समानता का अधिकार। राइट टू इक्वालिटी किसमें दिया है? समानता का अधिकार। कौन से आर्टिकल में दिया है? 13 हमने पढ़ लिया, लॉज थे। 14 था हमारा राइट टू इक्वालिटी। 15 था हमारा डिस्क्रिमिनेशन, अभी किया। 16 भी था कि सरकारी नौकरियों में भी अगर हमें रिजर्वेशन मिले या उसमें किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, और डिस्क्रिमिनेशन हो भी रहा है, रिजर्वेशन मिल रहा है, तो वो पिछड़े व्यक्ति को मिलेगा। तो नौकरी में वो किसकी बात की है? अनुच्छेद 16 में उसकी बात की है। तो इक्वालिटी की बात किसने की है? 14 से 18। ये सारी समानता की बात करते हैं। तो 14 भी आएगा, 15 भी आएगा, 16 भी आएगा। ठीक है, 2, 3 एंड 4 ये इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन क्या है? संविधान के किस अनुच्छेद के तहत निजी और गैर सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थानों में प्रवेश में ओबीसी, एससी, एसटी को आरक्षण दिया जाता है? इसका स्पेसिफिकली हमने वही वाला जो है अनुच्छेद किया था कि किसमें इन्होंने ये ऐड किया था, सब क्लॉज। वैसे आपको डायरेक्ट नहीं पूछा जाता, लेकिन बाद में जो इन्होंने ऐड किए थे तो वो यही वाला किया था कि अनुच्छेद 15 का सब क्लॉज 5 कि जिसमें ओबीसी, एससी और एससी की एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में आप उनको रिजर्वेशन दे सकते हो। ये किसने बात की थी? अनुच्छेद 15 के 5वें सब क्लॉज में। ठीक है, अगला हमारा आता है विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का कौन सा अनुच्छेद है केंद्रीय संसद और राज्य विधानमंडल द्वारा बनाए गए कानूनों पर संवैधानिक प्रावधानों को प्राथमिकता देता है? कि कॉन्स्टिट्यूशन किसको प्रेसिडेंस, किसको ज्यादा इंपॉर्टेंस देता है? कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस को पार्लियामेंट के लेजिस्लेचर, पार्लियामेंट ने जो हमारे संसद ने जो कानून बनाए उससे ज्यादा इंपॉर्टेंस संविधान के उन कानूनों की मिलती है। मान लो हमारे संविधान में बात की है कि हमें ये मौलिक अधिकार मिलेंगे, ठीक है, उसके अगेंस्ट अगर पार्लियामेंट ऐसा कोई कानून बना देता है जिससे हमारे मौलिक अधिकार का कहीं ना कहीं उल्लंघन हो रहा है, तो उनको नहीं माना जाएगा। किसको माना जाएगा? जो संविधान ने बनाया। तो ये चीज किसमें लिखी है? अभी हमने बात की, ये आर्टिकल 13 में लिखी हुई है कि कौन से वो कानून होंगे जिनको हम नहीं मानेंगे। तो ये संविधान में दी हुई है आर्टिकल 13 में। आज का लास्ट आपका क्वेश्चन है, इंदिरा साहनी केस था वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। तो इस केस में किस चीज की बात की थी? ओबीसी रिजर्वेशन की बात हुई थी, या एसटी की रिजर्वेशन की बात हुई थी, या एसटी की रिजर्वेशन बढ़ा रही थी, या कोई बेसिक स्ट्रक्चर की बात हुई थी? तो एक तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज देखो, ऑप्शन में भी कई बार इंपॉर्टेंट चीज भी होती है, अगर बेसिक स्ट्रक्चर तो हमें सीधे ही कैंसिल कर देना है, क्योंकि जो संविधान बुनियादी ढांचा या बुनियादी संरचना की जो बात हुई थी बेसिक स्ट्रक्चर की, वो केस में हुई थी केशवानंदा भारती केस में। ठीक है, केशवानंदा भारती केस में आपकी बात हुई थी संवैधानिक ढांचे की बात हुई थी, बेसिक स्ट्रक्चर की बात हुई थी कि बेसिक स्ट्रक्चर को हम बिल्कुल भी हटा नहीं सकते। जो चीजें बेसिक स्ट्रक्चर में आएगी उसको कोई भी नहीं हटा सकता, कभी भी नहीं हटा सकता। ठीक है, बाकी आपको चाहे फंडामेंटल राइट में चेंज करना है, चाहे आपको प्रेम्बल में चेंज करना है, ये आप कुछ भी हटा सकते हो, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर वाली चीजें नहीं हटेंगी। तो इंदिरा साहनी ने भी किसकी बात की थी? इंदिरा साहनी केस था रिजर्वेशन को लेकर। इंदिरा साहनी से पहले एक कमीशन बनी थी। कौन सी कमीशन थी? काका कालेलकर। इस कमीशन ने बात की कि रिजर्वेशन होना चाहिए एसटी एसटी का, या कोई और बैकवर्ड क्लास है तो उसका रिजर्वेशन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। तो ये बनी थी 1953 में, इसकी रिपोर्ट बन के आई थी 1955 में, और फिर
रिजर्वेशन होना या ना होना उसको डिसरिगार्ड कर दिया था कि और कोई बैकवर्ड क्लास नहीं है कि जिसको रिजर्वेशन मिलना चाहिए, ठीक है। इसके बाद इसी केस, ये वाला केस आता है इंदिरा साहनी केस, या इसको मंडल कमीशन केस भी कहते हैं। मंडल कमीशन किससे बनाई गई कि वापस से आप ग्राउंड लेवल पे देखिए कि और कोई बैकवर्ड क्लास है, अदर ओबीसी है जिसको आरक्षण मिलना चाहिए। तो मंडल कमीशन ने बोला कि हाँ 27% रिजर्वेशन जो है ओबीसी क्लास को मिलना चाहिए। इसके साथ साथ इन्होंने 27% की तो बात की ही थी, इसके साथ इन्होंने बोला था कि 10% ईडब्ल्यूएस को भी मिलना चाहिए। तो ये ईडब्ल्यूएस वाला माना नहीं गया था, ये खारिज हो गया था, और 27% मंडल कमीशन वाला 1991 में वीपी सिंह की सरकार जब आई थी तो वहां पे एक्सेप्ट हो गया, ठीक है। और ओबीसी रिजर्वेशन की बात हुई थी। तो कौन सा आंसर हो जाएगा हमारा? आंसर ऑप्शन ए, ठीक है। आज के लिए इतने ही क्वेश्चन करेंगे, बाकी जो क्वेश्चंस है वो हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए रिवाइज करना है, बाकी आपको थैंक यू।